रसिक महंगा सूट पहनकर अपने घर वालों के साथ एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की को देखने के लिए निकलता है। कुछ ही देर में जब वो लड़की के घर के सामने पहुंचता है तो इतना आलीशान घर देखकर वो दंग ही रह जाता है। माँ, ये घर तो बहुत बड़ा है। मतलब ये लोग सच में बहुत अमीर हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। अब इतना बड़ा और आलीशान घर किसी भिखारी का तो हो नहीं सकता। अब तो मैं इस घर से तेरा रिश्ता पक्का करके ही निकलूंगी। माँ, वो बात तो लड़की देखने के बाद तय होगी ना। हाँ तो घर के अंदर चल ना नास पीटे कि यहीं से खड़े खड़े लड़की दिख जाएगी। इतना कहकर मंगला उसके सर पर एक टपली मारती है, जिसके बाद दोनों अंदर जाते हैं। घर के नौकर चाकर उन्हें चाय पानी पूछते हैं और लड़की के घर वाले भी उनकी खूब आओ भगत करते हैं। ये सब देखकर रसिक और उसकी माँ के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। तभी दीपिका वहाँ आती है। उसे देखकर तो रसिक और उसकी माँ की खुशी हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि दीपिका बहुत काली थी। बहन जी, यही है मेरी बेटी दीपिका। इतनी काली दीपिका? जी, आपने कुछ कहा? हाँ, वो कह रहा है कि कितना सुंदर नाम है तुम्हारा बेटी दीपिका, बिल्कुल हीरोइन के जैसा है ना रसिक? हाँ, माँ सही कह रही है, मैं यही कह रहा था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है। दीपिका रसिक से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन रसिक दीपिका से नजरें चुरा रहा होता है। तभी दीपिका और उसकी माँ रसोई से कुछ खाने को लेने जाते हैं। उनके जाते ही रसिक अपनी माँ से कहता है, माँ, ये लड़की तो कोयले से भी काली है। मतलब अमीर होने के बाद भी ये काली कैसे हो सकती है? लेकिन 10 कोयले की खदान खरीद ले, इतना पैसा है इसके पास। उसका कालापन दिख रहा है तुझे? अरे अमीर है वो, ये नहीं दिख रहा? लेकिन माँ, इतनी काली लड़की से शादी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उनके बीच? अरे इतनी अमीर लड़की से शादी करेगा तो पैसे के आते ही इज्जत ना करने वाले भी इज्जत करेंगे नालायक। और पैसे वाले लोग चाहे काले हो या गोरे, क्या फर्क पड़ता है? मेरे घर की बहू तो यही कलूटी बनेगी। दोनों माँ बेटे आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे कि तभी दीपिका और उसकी माँ विनीता हाथ में कुछ नाश्ता लिए वहाँ आ जाती हैं। ये लीजिए बहन जी, समोसे खाइए, खास आप लोगों के लिए बढ़िया हलवाई की दुकान से मंगवाए हैं। अरे बहन जी, इसकी क्या जरूरत थी? हम यहाँ खाने पीने नहीं, लड़की पसंद करने आए हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। तो बताइए, मेरी दीपिका के बारे में आपकी क्या राय है? अब इसमें भला क्या राय बताना बहन जी, मुझे तो अपने घर में एक सुशील बहू चाहिए, जो गुण मुझे आपकी बेटी में नजर आ रहे हैं। मतलब आपको मेरे काले रंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है आंटी जी, क्योंकि मुझे अपने लिए एक अच्छी सास चाहिए, न कि पैसों की भूखी और लालची औरत। दीपिका की ये बात सुनकर मंगला हैरान रह जाती है। ये किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है बेटी तू? ये बेटी कहकर नाटक करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी और आपके बेटे की सारी बात मैं सुन चुकी हूँ, और पैसों के लिए शादी करने वाला पति मुझे नहीं चाहिए। अरे तो तुम जैसी कलूटी बीबी किसे चाहिए? काली होकर इतना घमंड है तुम में? कहीं गोरी होती तो ना जाने क्या होता। अरे मैं क्या, कोई भी तुमसे शादी करेगा ना तो तुम्हारी अमीरी देखकर करेगा, ना कि तुम्हारा काला रंग देखकर। चलो माँ। और क्या? और हाँ कर लो। दीपिका नाम रखने से तू दीपिका सी सुंदर नहीं हो जाएगी, आई बड़ी मेरे बेटे को ठुकराने वाली। इस तरह दीपिका के लिए एक और रिश्ता उसके काले रंग के कारण हाथ से चला जाता है। दीपिका एक बहुत ही अमीर परिवार में पली बड़ी लड़की थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका रंग काला था, जिस कारण जो भी रिश्ता उसके लिए आता वो उससे दहेज और पैसे के लिए ही शादी करने को हाँ कहती, जिसके कारण दीपिका खुद ही शादी के लिए मना कर दिया करती। पर उसकी माँ उसकी शादी ना होने से बहुत परेशान थी। ना जाने क्या लिखा है इस लड़की के भाग में, कहीं भी रिश्ते की बात ठीक से आगे ही नहीं बढ़ रही। मेरी तो चिंता खत्म ही नहीं हो रही। माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं शादी नहीं करूँगी तो मर तो नहीं जाऊंगी ना? लेकिन तेरी शादी से पहले मैं मर गई तो दिक्कत हो जाएगी बेटी, इसीलिए अपने जीते जी तेरी डोली उठते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, लड़का भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जो मेरे रंग और पैसों को ना देखकर बस मुझे देखे। हे भगवान, अब ना जाने कहाँ होगा ऐसा लड़का। अगले दिन दीपिका किसी काम से अपनी कार लेकर एक दोस्त के घर जाती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। दोनों घर में बैठकर बातें कर रही थी, तभी बाहर से लोगों की लड़ने की आवाज आती है, तो दोनों बाहर निकलती हैं। ओहो, फिर से रोड जाम कर दिया इन लोगों ने। यार, तेरे मोहल्ले में हमेशा ऐसी ही चिल्लम चिल्ली होती रहती है क्या? क्या कर सकते हैं यार, मैं तेरी जितनी अमीर होती ना तो इस शोरगुल मोहल्ले से अच्छा तेरी ही सोसाइटी में रह लेती। बस बस ताने मत दे।
और ये बता कि इस भीड़ में से मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं? यार ऐसे में तो गाड़ी का निकलना मुश्किल है, तुझे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अरे नहीं यार, माँ के साथ मॉल जाना है, मैं गाड़ी यहीं छोड़कर जा रही हूँ, कुछ देर में मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा। मैं ऐसे ही निकलने की कोशिश करती हूँ, फिर कोई टैक्सी या ऑटो कर लूंगी। अच्छा चल मैं निकलती हूँ, ओके बाय। तभी दीपिका पैदल ही वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो दिखाई देता है तो वो उसे हाथ दिखाकर रोकती है। जी मैडम कहिए, कहाँ जाना है आपको? उस ऑटो वाली लड़की को देखकर दीपिका जैसे उसमें खुश ही जाती है, क्योंकि वो दिखने में बहुत हैंडसम था। यार एक ऑटो वाला इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? क्या हुआ मैडम, कहीं जाना है या मैं निकलूं? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे मार्केट जाना है। हाँ तो बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। दीपिका मुस्कुराते हुए अनीश के ऑटो में बैठ जाती है। रास्ते में दोनों के बीच बातचीत होती है। दीपिका को पता चलता है कि अनीश बहुत ही गरीब है और अपने परिवार का खर्चा उठाने के लिए ऑटो चलाता है। अब समय बीतता है, एक दो बार इत्तेफाक से उनकी मुलाकात होती है। तब भी दीपिका उससे अपने अमीर होने का सच छुपा कर रखती है। एक रोज दीपिका अनीश के ऑटो में बैठकर कहीं जा रही थी। अच्छा अनीश, वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है? शादी के लिए पैसे का होना भी तो जरूरी है दीपिका जी, जो मुझ गरीब ऑटो वाले के पास है नहीं। और वैसे भी कोई ऐसी लड़की भी तो होनी चाहिए जो मुझ गरीब की पत्नी बनना चाहे। तुम गरीब हो तो क्या हुआ, इतने हैंडसम हो, कोई भी लड़की आसानी से तुम्हें पसंद कर लेगी। दिक्कत तो मेरे लिए है, मैं गरीब भी हूँ और ऊपर से काली भी। तो क्या हुआ दीपिका जी, आपका दिल तो साफ है ना, और व्यवहार भी कितना अच्छा है आपका। वैसे हम इतने दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। दीपिका की ये बात सुनकर अनीश अचानक से ऑटो रोक देता है और ऑटो से उतर जाता है। तभी दीपिका भी बाहर आकर कहती है, अरे तुम डर क्यों गए, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ऐसा कहा, तुम भी मुझे पसंद करो ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बात वो नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। अनीश की ये बात सुनकर दीपिका को यकीन नहीं होता कि उसके अमीर होने की बात ना जानने के बाद भी अनीश उसे पसंद करता है और साथ ही अनीश को उसके काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जानकर वो अनीश को गले से लगा लेती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद अनीश दीपिका से शादी करने की बात कहकर उसे अपने परिवार वालों से मिलवाता है, जिसके बाद दीपिका भी अनीश को अपने घर लेकर जाती है और उसे सच्चाई बताती है। दीपिका, ये घर तुम्हारा है और तुम अमीर हो, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरे पैसे के लिए नहीं बल्कि बिना किसी लालच के लिए मुझसे शादी करे, और मुझे वो विश्वास तुमने दिलाया। हाँ बेटा, तुम भले ही गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अमीर हो, जो मेरी बेटी के अमीर होने का सच ना जानकर भी उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो। आंटी जी, एक रिश्ते में पैसे नहीं, पति पत्नी के बीच का प्यार और विश्वास होना चाहिए, और मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह अब अनीश और दीपिका के परिवार वाले कुछ समय बाद दोनों की धूमधाम से शादी करवा देते हैं और दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। सुमन का जब जन्म हुआ था तब से ही वो एक हाथ से अपाहिज थी। उसकी माँ एक हादसे में सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है और माँ के कहने पर उसके पिता चंपा नाम की लड़की से शादी कर लेते हैं, जो कि बहुत अमीर थी। उसके आने से फूलमती यानी सुमन की दादी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, मेरे तो भाग खुल गए बहू, जो तू इस घर में मेरी बहू बनकर आई। लेकिन माँ जी, मैंने तो सुना था कि आप अपनी बड़ी बहू से बहुत प्यार करती थी, तो आपने इतनी जल्दी उन्हें भुला कैसे दिया? उसे प्यार करे मेरी जूती। अरे मैं तो हमेशा से ही तुझे अपनी बहू बनाना चाहती थी, वो तो मेरे बेटे ने अपने आगे मेरी एक ना चलने दी और उस गरीब को मेरी बहू बनाकर ले आया, और तो और खुद मर गई और इस अपाहिज लड़की को मेरे सर पर छोड़ गई। हाँ, और आपने मेरी शादी अपने बेटे से करवा कर वो मुसीबत मेरे सर डाल दी। आप तो बहुत तेज निकली माँ जी। ऐसा नहीं है बहू, अब किस्मत में जो लिखा था वही हुआ, और मैं कौन सा तुझे कह रही हूँ कि तू उसे राजकुमारी बनाकर रख, इसमें तो तेरा ही फायदा है। थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तुझे एक फ्री की नौकरानी मिल जाएगी। हाँ वैसे माँ जी, एक बात तो साफ है, भले ही आप एक नंबर की आस्तीन की सांप हैं, लेकिन पते की बात करती हैं। इतना कहकर अब चंपा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है
और चंपा को भी एक बेटा होता है। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वक्त के साथ उसका बेटा बड़ा हो चुका था। एक दिन चंपा के बेटे राहुल को देखने लड़के वाले आते हैं और चंपा आवाज देकर सुमन से नाश्ता लाने को कहती है। सुमन एक हाथ से नाश्ते की ट्रे लाती है। अरे जल्दी आ, इतने धीरे धीरे नाश्ता लाएगी तो ठंडा हो जाएगा। सुनिए बहन जी, ये लड़की कौन है? अरे जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या कहा, नौकरानी? लेकिन एक अपंग लड़की को अपने काम पर कैसे रख लिया? ये काम कर भी पाती है? अब क्या बताऊं बहन जी आपको, मैं बड़ी दयालु हूँ। एक बार ट्रेन से अपने घर जा रही थी, वहाँ रेलवे पर इस लड़की को भीख मांगते हुए देखा तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा इसे यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, थोड़ी साफ सफाई करके जो पैसे मिलेंगे कम से कम उससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सच में बहन जी, आप तो बड़ी दयालु हैं, लेकिन इतनी जल्दी इन भीख मांगने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब हाथ टूटे होने के बहाने से हाथ साफ कर जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अरे उसकी फिक्र आप मत करो, मेरी 24 घंटों इस पर नजर रहती है। और तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जाकर मेहमानों के लिए खाने की तैयारी कर। इतना कहकर अब चंपा सुमन को वहाँ से भगा देती है। चंपा की बातें सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए खुद से कहती है, माँ आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने पास बुला लीजिए, मुझे अब और नहीं जीना है। अरे कहाँ मर गई, जल्दी बाहर आ। अभी आई। सुमन अपने आंसू पोंछकर वापस काम पर लग जाती है। वहाँ चंपा के बेटे की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद चंपा का बेटा राहुल उसके पास आता है और कहता है, माँ जरा मुझे 50,000 रुपए देना। ये ले पैसे, जितने चाहे मर्जी खर्च कर ले, आखिर ये सारे पैसे तेरे लिए ही तो हैं। माँ बहुत अच्छी हो। इतना कहकर अब राहुल वो पैसे लेकर कमरे से बाहर निकलता है। तभी वहाँ कमरे के पास खड़ी सुमन होती है और राहुल उसे देखकर पैसे छुपाकर वहाँ से जाता है। सुमन अंदर जाकर कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस खुशी में तुझे पैसे चाहिए? माँ भाई की शादी है ना, तो मुझे शादी के लिए कपड़े लाने हैं। वैसे भी मेरे सभी कपड़े बेकार और फट गए हैं। किसने कहा कि तू मेरे बेटे की शादी में जाएगी? ना, तू कहीं नहीं जा रही और ना ही तेरे कपड़े आएंगे। चुपचाप बस घर में शादी की तैयारियां कर और आगे से पैसे का नाम मत ले लेना मेरे सामने, नहीं है कोई पैसे वैसे। लेकिन माँ अभी तो आपने राहुल को इतने सारे पैसे दिए थे, मैं तो फिर भी कम मांग रही हूँ। अच्छा, तो तू अब मेरे पैसों का हिसाब किताब भी रखेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? माँ मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरी बात अपने कान खोलकर सुन ले। तेरी माँ भी एक गरीब थी और तुझे भी गरीबों की तरह रहना होगा। अब दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन माँ, ध्यान से सुन, तेरी माँ नहीं हूँ मैं और आज के बाद मुझे माँ नहीं मालकिन बुलाना, वरना तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगी। इतना कहकर चंपा सुमन को कमरे से धक्का मारकर निकाल देती है। सुमन रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सुमन को अपने एक हाथ ना होने की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। भले ही उसकी माँ अमीर थी, लेकिन सुमन गरीब नौकरों की जिंदगी जी रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद सुमन में एक खूबी थी, कहानियाँ लिखने की। सुमन तन्हाई में बैठकर रात के वक्त कहानियाँ लिखा करती, जिसके बारे में सुमन के दोस्त राघव के अलावा किसी को भी मालूम नहीं था। राघव ये लो मेरी नई कहानी, तुम्हें ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह सुमन, तुमने एक और कहानी लिखी। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी लिखी हुई सभी कहानियाँ बहुत पसंद है। और तो और मैं अपनी माँ को भी तुम्हारी ये कहानियाँ पढ़कर सुनाता हूँ, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। अरे तुम अपनी माँ को भी मेरी कहानियाँ पढ़कर सुनाते हो? मेरी कहानियाँ इतनी भी अच्छी नहीं होती, ये तो बस मैं यूं ही लिख देती हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हें अपनी ये कहानियाँ इश्तिहार में छपवानी चाहिए, देखना तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। नहीं राघव, मैं अगर ऐसा करूँगी तो माँ को मेरे लिखने के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तुम और कितना डर डर के जियोगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा मैं चलती हूँ, भाई की शादी की तैयारियाँ जो करनी है। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद राघव खुश होकर सुमन के घर भागता हुआ आता है और सुमन को आवाज देता है, जल्दी बाहर आओ। अरे राघव तुम यहाँ, और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही हो? माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा, जाओ यहाँ से। अरे मैं आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। ऐसा क्या लाए हो? सुमन, तुमने जो कुछ दिन पहले कहानी लिखी थी वो मैंने इश्तिहार में छपने के लिए दे दी, और जानती हो, और तुम्हारी स्टोरी सबको पसंद आ गई। और तो और एक बड़ी बुक पब्लिशर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है
और उसने एडवांस 50,000 भी भेजे हैं, देखो। क्या सच कह रहे हो? ये आवाज सुनकर चंपा और उसका बेटा भी आता है और चंपा सुमन से गुस्से में कहती है, क्यों रे कुलक्षणी, हमसे चोरी छुपे तो ये सब कर रही थी, कहानियाँ लिख रही थी। और ये कौन है तेरा यार? इसी से तू चोरी छुपे मिलने जाती थी? रुक, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। हाँ माँ, इन दोनों का जरूर कुछ चल रहा है। मैंने भी बहुत बार इन दोनों को बाहर मिलते हुए देखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत और सही तू सिखाएगी? इतना कहकर चंपा पास रखा एक डंडा उठा कर लाती है और सुमन पर वार करती है। तभी राघव उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया। सुमन भोली भाली है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर अत्याचार करेंगी, और अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? तू होता कौन है? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? मैं सुमन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम जानते हो ना मेरी हालत। अरे भला इस अपाहिज में तुझे क्या पसंद आ गया? एक काम तो ढंग से होता नहीं इससे। सुमन क्या कर सकती है क्या नहीं, ये आप मुझे ना बताइए तो अच्छा होगा। सुमन, मेरी माँ भी तुम्हें बहुत पसंद करती है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ राघव, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो वापस मत आना। माँ, आपको आपकी अमीरी मुबारक। मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शुरू करना चाहती हूँ। सुमन राघव के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने हुनर और अच्छे जीवन साथी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करती है।